नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरौड़, अलवर, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं। और आज हम जो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के बारे में, उसी क्रम में आगे की पढ़ाई करेंगे। पिछली कक्षा में हमने देखा कि लोकतंत्र की पृष्ठभूमि के बारे में, उसका शाब्दिक अर्थ, शब्द व्युत्पत्ति के लिहाज से, और विभिन्न विद्वानों ने किस तरह से लोकतंत्र को डिफाइन किया है, लोकतंत्र को परिभाषित किया है। उस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें शासन सत्ता का अंतिम जो सूत्र है वो जनता के पास निहित होता है। जनता या तो स्वयं उस शासन शक्ति का प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करती है तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है, और यदि वो अपनी शासन शक्ति का प्रयोग प्रतिनिधि के माध्यम से या प्रत्यक्ष रूप से करती है तो उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। ये चीज़ हमने पिछली कक्षा में पढ़ी। अब्राहम लिंकन का फेमस जो कोटेशन है उसको हमने पढ़ा कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होता है। इसी तरह से लॉर्ड ब्राइस, प्रोफेसर डाइसी और शीले की परिभाषाओं का हमने अध्ययन किया, और ये भी जाना कि लोकतंत्र केवल शासन या राज्य शासन प्रणाली नहीं है, बल्कि इस लोकतंत्र के कई पहलू, कई आयाम हैं, कई स्वरूप हैं। तो हमने राजनीतिक स्वरूप, सामाजिक स्वरूप और आर्थिक स्वरूप और मनोवैज्ञानिक स्वरूप के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम देखेंगे कि लोकतंत्र, उदार लोकतंत्र के लक्षण क्या हैं। जब हम उदार लोकतंत्र कह रहे हैं तो उसका मतलब यही है कि आधुनिक युग में लोकतंत्र उदारवाद के इतने निकट जुड़ा हुआ है कि सामान्य भाषा में जब तक लोकतंत्र शब्द के साथ कोई अन्य विशेषण ना लगाया जाए तब तक उसका अभिप्राय उदार लोकतंत्र या उदारवादी लोकतंत्र ही समझा जाता है। यूँ तो साम्यवादी विचारधारा वाले जो देश हैं वो भी अपने आप को साम्यवादी लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करते हैं। तो इस उदार लोकतंत्र के कुछ सामान्य लक्षण हैं जिसके आधार पर हम पहचान कर सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र आधुनिक युग में, मैंने आपको पहले भी स्पष्ट किया था कि एक लोकप्रिय शासन प्रणाली है, और यहाँ तक कि तानाशाह शासक भी अपने आप को लोकतांत्रिक कहलवाने का ढोंग करता है, नाटक करता है। तो ऐसे में हम कैसे ये जाने कि किस देश में कैसी शासन प्रणाली है, तो उस उदार लोकतंत्र के क्या लक्षण हैं ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो उदार लोकतंत्र के जो समर्थक हैं वो लोकतंत्र की संस्थाओं और प्रक्रियाओं पर विशेष बल देते हैं। किसी देश में डेमोक्रेसी है या नहीं, लोकतंत्र है या नहीं, ये जांच करने के लिए वे ये पता लगाते हैं कि वहाँ पर सरकार इन संस्थाओं, प्रक्रियाओं के माध्यम से चलाई जाती है या नहीं। उनका ये विश्वास है कि जो पब्लिक है, जनसाधारण है, जनसाधारण की जो इच्छा है, उस जनसाधारण की इच्छा को शासन का आधार बनाने के लिए संस्थाएं और प्रक्रियाएं बहुत ही एसेंशियल हैं, अनिवार्य हैं। अन्य कोई ढांचा चाहे कितने ही गुणों से युक्त क्यों ना हो, लोकतंत्र की भावनाओं को कार्य रूप नहीं दे सकता। तो उसमें कुछ लक्षण हैं जो निम्न प्रकार से हैं कि एक तो इसमें एक से अधिक राजनीतिक दलों में राजनीतिक सत्ता के लिए मुक्त प्रतिस्पर्धा होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि उदार लोकतंत्र में जो देश में विभिन्न वर्ग होते हैं, विभिन्न विचारधाराएं, विभिन्न दृष्टिकोण, विभिन्न हितों में सामंजस्य और परस्पर समायोजन का अवसर दिया जाता है। इसलिए वहाँ एक से अधिक पॉलिटिकल पार्टीज़ होनी ज़रूरी हैं, ताकि ये जो दल हैं ये अपनी पब्लिक पॉलिसी जो होती है, सार्वजनिक नीति जो होती है, उसका वैकल्पिक कार्यक्रम प्रस्तुत करके जनता का समर्थन प्राप्त कर सकते हैं, और राजनीतिक सत्ता संभाल करके जनसाधारण को
संतुष्ट करने की क्षमता का प्रमाण ये दे सकते हैं। और इस कसौटी के अनुसार जिन देशों में केवल एक राजनीतिक दल को राजनीतिक सत्ता का एक अधिकार होता है, वहाँ की व्यवस्थाओं को लोकतंत्र नहीं माना जा सकता। और इसीलिए मैंने आपको स्पष्ट किया था कि जब तक लोकतंत्र के कोई और विशेषण ना लगे तब तक लोकतंत्र को उदारवादी विचारधारा के साथ इतना सम्मिश्रित कर दिया गया है कि उसको उदार लोकतंत्र कहा जाता है। तो ये जो साम्यवादी देश हैं वो भी अपने आप को लोकतांत्रिक होने का दावा करते हैं, लेकिन उदार लोकतंत्र के जो समर्थक हैं वो इसी आधार पर उनको लोकतंत्र नहीं मानते, क्योंकि वहाँ पर एक ही राजनीतिक दल को राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का अधिकार होता है। फॉर एग्जाम्पल, भूतपूर्व सोवियत संघ और जो जनवादी चीन है, उन व्यवस्थाओं को लोकतंत्र, ये उदार लोकतंत्रवादी विचारक नहीं मानते हैं, क्योंकि वहाँ राजनीतिक सत्ता पर साम्यवादी दल का एक अधिकार होता है। इसलिए उदार लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है कि सत्ता के लिए जो प्रतिस्पर्धा है वो खुले तौर पर निश्चित प्रक्रिया वाली होनी चाहिए। उसमें सभी विचारधाराओं, सभी दलों को छूट होती है कि वो अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करके जनता का समर्थन प्राप्त करें। दूसरा है कि किसी राजनीतिक पद की प्राप्ति जो है किसी विशिष्ट वर्ग का एक अधिकार उस पर नहीं होता है। राजनीतिक जो पद है वो किसी विशिष्ट वर्ग की बपौती नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि उदार लोकतंत्र में राजनीतिक जो पद हैं वो जनता के समर्थन से प्राप्त किए जाते हैं, जन्म से, परंपरा से, उत्तराधिकार से या और किसी कृपा से प्राप्त नहीं होते हैं। और लोकतंत्र की यही जो खास विशेषता है, ये उसको सामंतवाद, राजतंत्र इनसे अलग करती है। लोकतंत्र में सब नागरिक बराबर होते हैं और कोई भी नागरिक निश्चित प्रक्रिया के अनुसार निश्चित शर्तें पूरी करके राजनीतिक पद का उम्मीदवार हो सकता है और मतदाताओं का निश्चित समर्थन यदि वो प्राप्त कर ले तो वो उस राजनीतिक पद का अधिकारी होता है। उसे एक निश्चित पदावधि के लिए चुना जाता है। तो कहने का मतलब है कि राजनीतिक पद के लिए आवश्यक आयु, शिक्षा, कभी कभी निश्चित शर्तें भी लगाई जाती रही हैं, परंतु धर्म, जाति, भाषा, लिंग आधार पर किसी नागरिक को राजनीतिक पद के लिए योग्य अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। ये भी हो सकता है कि अल्पसंख्यक वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए कुछ स्थान उनके लिए आरक्षित किए जा सकते हैं। जैसे हमने निर्वाचन प्रणालियों के क्रम में इस चीज़ का अध्ययन किया था और भारत में भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनके लिए विधानमंडल में कुछ स्थान आरक्षित रखे जाते हैं। तो ये तो लोकतांत्रिक भावना के अनुरूप ही इसको समझा जाता है, उसके विरुद्ध नहीं। बाकी इसमें यह नहीं है कि जन्म से अमुक व्यक्ति ही राजनीतिक पद प्राप्त कर सकता है या इस परंपरा से या उत्तराधिकार से। लोकतंत्र में फ्री कंपटीशन होता है। तीसरा खास लक्षण उदार लोकतंत्र का वो है सार्वजनिक वयस्क मताधिकार पर आधारित सावधिक चुनाव होते हैं इसमें। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक आवश्यक लक्षण है। आज के युग में लोकतंत्र को चलाने का व्यवहारिक तरीका प्रतिनिधि लोकतंत्र वाला है, प्रतिनिधि शासन वाला है, क्योंकि प्राचीन जो यूनान में छोटे छोटे नगर राज्य होते थे वहाँ तो प्रत्यक्ष रूप से भी जनता भाग ले लेती थी शासन प्रक्रिया में, लेकिन आज के विशाल राष्ट्रीय राज्य हैं, विशाल जनसंख्या वाले, विशाल क्षेत्रफल वाले, तो उसमें ये संभव नहीं है कि सब लोग शासन प्रक्रिया में भाग ले सकें। तो ऐसे में प्रतिनिधि शासन ही एक व्यवहारिक तरीका है और प्रतिनिधि शासन चलाने के लिए नागरिक निश्चित अंतराल के बाद आवश्यकता हो तो निश्चित समय से पहले भी प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं
और लोकतंत्र में चुनाव जो हैं सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं। इसमें वोट देने का अधिकार जो है निश्चित आयु, अर्थात जैसे भारत में वर्तमान समय में 18 वर्ष के सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार है, चाहे वो स्त्री हों, पुरुष हों या किसी भी जाति धर्म भाषा से जुड़े हों। और मतदान जो है गुप्त होता है ताकि नागरिक निर्भय और निसंकोच होकर के अपनी पसंद के उम्मीदवार को चुन सकते हैं। इसमें भारत में स्वतंत्रता के बाद से ही, अर्थात संविधान के आरंभ से ही सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था है। और लोकतंत्र में प्रतिनिधियों का जो चुनाव है वो निश्चित अवधि के लिए होता है। उन्हें अपने निश्चित जो कार्यक्रम है या नीतियां हैं उनको लागू करने का अवसर इसमें मिल जाता है। और विरोधी दलों के लिए भी अवसर होता है कि वो सत्तारूढ़ दल की गतिविधियों पर वो निगरानी रखें और जनता के लिए उपयुक्त जो नीति कार्यक्रम है वो प्रस्तुत करें, ताकि जनता के दिल में जगह बनाकर सत्ता प्राप्ति के उनको अवसर मिल सकें। इसी प्रकार नागरिक स्वतंत्रताओं की व्यवस्था उदार लोकतंत्र का एक प्रमुख लक्षण है। उदार लोकतंत्र में नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, धार्मिक स्वतंत्रता, सभा करने संघ बनाने की स्वतंत्रता होती है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता इत्यादि प्राप्त होती हैं इसमें। और इन स्वतंत्रताओं के बल पर जो नागरिक हैं वे अपने सामान्य हितों को पहचानते हैं और अपने जो इंटरेस्ट ग्रुप हैं, जो दबाव समूह हैं, हित समूह हैं, उनको बना करके शासन नीतियों को प्रभावित करने में वो समर्थ होते हैं। उदार लोकतंत्र तभी सार्थक होता है जब शासन विभिन्न हित समूहों के परस्पर विरोधी हितों में सामंजस्य का साधन बन सके। इसके अलावा नागरिक स्वतंत्रताओं के बल पर ही जनसाधारण और उनके नेताओं को सरकार की जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, रचनात्मक जो आलोचना है, वो करने का इसमें अवसर होता है। इस आलोचना से सरकार को ये जानने में सहायता मिलती है कि वो अपनी नीतियों और कार्यक्रम को और कैसे अधिक लोकप्रिय बना सके ताकि जनता का समर्थन उन्हें निरंतर मिलता रहे। इसके अलावा उदार लोकतंत्र का एक प्रमुख लक्षण है न्यायपालिका की स्वाधीनता, स्वतंत्रता। उदार लोकतंत्र की सार्थकता के लिए आवश्यक है कि न्यायपालिका जो है, जुडिशरी जो है, शासन के जो 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और एक न्यायपालिका होती है। तो जो न्यायपालिका है वो विधानमंडल और कार्यपालिका से स्वाधीन हो। लोकतंत्र में साधारणतः विधानमंडल और जो कार्यपालिका है उसमें राजनीतिकों का प्रभुत्व रहता है, लेकिन दूसरी तरफ जो न्यायाधीश हैं वो अपनी योग्यता अनुभव के आधार पर नियुक्त किए जाते हैं। उन्हें अपने पद से हटाना बहुत कठिन होता है, जटिल प्रक्रिया होती है उसको हटाने की। तो न्यायपालिका की स्वाधीनता के कारण न्यायाधीश निष्पक्ष और निडर होकर के न्याय कर सकते हैं और इससे वर्तमान व्यवस्था में जनसाधारण का विश्वास दृढ़ होता है। विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनों के बावजूद भी न्याय प्रक्रिया की निरंतरता बनी रहती है। तो ये कुछ उदार लोकतंत्र के लक्षण हैं जिसके आधार पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अमुक शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था है या नहीं। लेकिन खास बात यह है कि इसमें ये तो कुछ सैद्धांतिक लक्षण हैं, व्यवहारिकता पर हम बात करते हैं तो होना ये चाहिए कि जो लक्षण सैद्धांतिक रूप से माने जाते हैं वो व्यवहारिक रूप से भी क्रियान्वित होने चाहिए। कहने का मतलब है कि केवल लोकतंत्र के ऊपरी लक्षण दिखाई देने पर हम पे संतोष नहीं करना चाहिए। और भारत जैसे जो देश हैं वो विकासशील देश हैं और ये संभव है कि लोकतंत्र का जो ऊपरी ढांचा है वो सही सलामत दिखाई देता हो, अंदर से वो विकृत हो। उदाहरण के लिए ये संभव है कि एक से अधिक राजनीतिक दल सत्ता के उम्मीदवार हों, सत्ता प्राप्त करने के लिए फ्री कंपटीशन होता है, परंतु वास्तविक प्रतिस्पर्धा कुछ प्रभावशाली और मुखर वर्गों के बीच में होती है। जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों और व्यापारिक घरानों, संपन्न किसानों, जमींदारों इत्यादि के बीच हो, तो ये सब जनता के हित साधन के नाम पर अपना स्वार्थ साधन करने में तत्पर हो जाते हैं।
और ये भी संभव है कि निहित स्वार्थ जानबूझकर जनता में सामंती संस्कारों को बढ़ावा देने की कोशिश करें, ताकि लोग चुनाव में पुराने जमींदारों, जागीरदारों, राजा, रईसों, महंतों, श्रीमंतों को समर्थन देते रहें और निर्धन वर्गों के जो उत्थान की जो बात है उसको गौण कर दिया जाए। फिर ये भी हो सकता है कि राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति या वर्ग पर कोई प्रतिबंध तो ना हो, लेकिन व्यवहार में राजनीतिक सत्ता जो है संपन्न वर्गों और गिने चुने वर्गों की बपोती बन जाती है। समाचार पत्रों पे तो पूर्ण स्वतंत्रता हो, लेकिन समाचार पत्रों पर बड़े बड़े व्यापारिक घरानों का एकाधिकार होता है और ये लोग जनमत को अपने निजी स्वार्थों के अनुरूप ही डालने की कोशिश करते हैं। बड़े उद्योगपतियों का इन पर नियंत्रण होता है, स्वामित्व होता है समाचार पत्रों पर, मीडिया हाउसेज पर, तो वो एक खास एजेंडे को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, एक खास विचार को जनसाधारण के दिमाग में डालने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा ये भी संभव है कि व्यापक निरक्षरता, अज्ञानता, अंधविश्वास, घोर गरीबी और जनसाधारण की जड़ता की प्रवृत्ति के कारण जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो निरर्थक हो जाए। इसके साथ ही न्यायपालिका की स्वाधीनता तो हो, लेकिन न्याय व्यवस्था में संपन्न वर्गों के प्रति यदि विशेष सहानुभूति और सही अर्थ में सामाजिक न्याय की स्थिति ना हो तो फिर उस स्वाधीनता का कोई मतलब नहीं रह जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रक्रियाएं और संस्थाएं जो हैं, जो लोकतंत्र के लिए आवश्यक मानी जाती हैं, ये न केवल सैद्धांतिक रूप से ये जो लक्षण बताए हैं, बल्कि व्यवहारिक रूप से भी इनकी ठोस धरातल पर क्रियान्विति हो और उसमें जनसाधारण को अपने डेवलपमेंट के पर्याप्त अवसर हों। तो सच्चा लोकतंत्र वही है जिसमें बेबस, बेसहारा वर्गों के लिए उत्थान की संभावनाएं हों। धन्यवाद।